नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं विजय कुमार झा और आज हमारे साथ हैं पारांजय गुहा ठाकुरता। गुहा जी 45 वर्षों से पत्रकार हैं और आजकल फिर चर्चा में है, वो खुद खबरों में है। और इसकी वजह ये है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है जिसने कि अडानी समूह के कारोबारी साम्राज्य को अभी फौरी तौर पर हिला कर रख दिया है, उस रिपोर्ट में गुहा जी का नाम है। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर उस रिपोर्ट में इनका नाम क्यों है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अहमदाबाद की एक अदालत ने गुहा ठाकुरता को ऐसा कुछ भी बोलने से मना किया है जिससे अदानी समूह को नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट का यह आदेश है क्या और किस मामले में दिया गया है। विजय जी, धन्यवाद। आपने जनसत्ता ऑनलाइन में आप मेरे को बुलाया आपके कार्यक्रम में, और आपने हमें तारीफ भी किया, तो धन्यवाद। और आपने जो हमारा परिचय दिया, मैं दो दो तीन लाइन जोड़ना चाहता हूँ आपका सवाल का जवाब देने के पहले। यह है कि मैं अकेला हिंडनबर्ग में रिपोर्ट, अकेला पत्रकार जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेरा नाम है, 32,000 शब्द का रिपोर्ट है। इसमें खबरों का संस्था, मीडिया संस्था का नाम आए हैं कि पत्रकार को नाम करके नहीं बता। मैं अकेला हूं। और दूसरी बात है, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं जिसके खिलाफ आज गौतम अडानी जी का जो कंपनी है, जो उनका जो कॉरपोरेट घराना है, उनके वकील मेरे खिलाफ 6 मानहानि का मुकदमा केस इस वक्त जारी है। इसमें दो है जो सितंबर 20 2020 में अहमदाबाद का कोर्ट में मेरा मुंह बंद करके रखा है। गैग ऑर्डर है, हम अंग्रेजी में कहते हैं। सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, और आबिर दासगुप्ता जो काम करते हैं, और न्यूज क्लिक जो पोर्ट है, इनके खिलाफ भी है। क्योंकि एक लेख न्यूज क्लिक में आए थे, मगर जो अहमदाबाद का जो अदालत है, उन्होंने अडानी समूह का, अडानी घराना का वकील कहा कि हमारे ये लेख न्यायालय का मर्यादा कम कर दिया। और अंग्रेजी में है, वी हैव लोअर्ड द एस्टीम ऑफ द जुडिशरी इन द आईज ऑफ द पब्लिक। यानी कि भारतवर्ष के नागरिक के सामने न्यायालय का छवि हम लोग कमजोर कर दिया। तो ये अभी भी जारी है। एक है मुंद्रा गुजरात में, ये पहला बार पीडब्ल्यू में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इन्होंने प्रकाश किया था। उस समय में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक थे। इसमें आप जानते हैं, मानहानि एक क्रिमिनल होता है, एक सिविल केसेस होता है, दोनों मुंद्रा में चल रहे हैं। मैंने 3 बार मुंद्रा कोर्ट में हम गए हैं। मैं खुद गए, और मजिस्ट्रेट साहब प्रदीप सोनी के साहब, उन्होंने पूछा आरोपी हाजिर है, हाँ आरोपी हाजिर है। मैं दस्तखत किया उनका वो किताब। और एक केस चल रहा है राजस्थान का बर्रा जिला, जो मेरे खिलाफ न्यूज क्लिक और उसका प्रवीर पुरकास्ता है, न्यूज क्लिक का जो हेड है, और एक और वहां न्यूज क्लिक का शेयर होल्डर है रंजन जी, और मेरा सह लेखक है आबिर दासगुप्ता। हम लोग को चार लोगों को जाना पड़ा वहां पे न्यायालय में। हम लोग हाजिर हुई है। वहां जमानत के लिए जो बेल बॉन्ड देना पड़ता, वो हमने दिया 10,000 रुपए के, और श्योरिटीज के लिए भी लोग हमने किया। और एक और केस बाकी रह गया, वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे इस वक्त, साल से चल रहे। अभी पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, समय बताएंगे। तो हमारी जो बातचीत होगी कोर्ट के आदेश के दायरे में ही होगी, इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में 4 बार आपके नाम का जिक्र हुआ है। तो आप ये बताना चाहेंगे कि ये क्यों और किस रूप में, किस संदर्भ में हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च का जो रिपोर्ट जो 24 जनवरी आया है, 32,000 शब्द
का है। उसके एक जवाब भी आया है अडानी समूह के, उनका जो चीफ लीगल ऑफिसर है जतिन जालुंधवाला जी, उन्होंने और भी लंबा जवाब दिया। एक 32,000 शब्द आप एक किताब निकाल लेंगे, 150 पढ़ने का भी किताब हो जाएगा। और अडानी जी का जो, अडानी समूह का जो जवाब है वो इससे भी लंबा है। तो हाँ, मेरा जितना याद है 2 बार मेरा नाम आया है और लिखा है कि मैं जैसे पत्रकार को अडानी ग्रुप और गौतम अडानी जी ने धमकी दिया, हमें गिरफ्तार करने का कोशिश किया। और गौतम अडानी जी कहते हैं उनका मीडिया रिपोर्ट में कि उन्होंने अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, प्रेस फ्रीडम में विश्वास करते हैं, तो इन्होंने क्यों ऐसा किया। इस तरह से उन्होंने 88 सवाल उठाया। मेरे जितना याद है 84 नंबर सवाल में ये सवाल है कि अडानी जी, आप कहते हैं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, तो क्यों आप एक पत्रकार का गिरफ्तार का कोशिश किया। तो अडानी जी का, अडानी समूह का जो वकील साहब का जवाब था कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये अदालत ने किया, अदालत का काम है। तो ये इसके पीछे जो कहानी है मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। जून 2017 लेख, जिस समय मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक थे, एक लेख लिखा कि किस तरह से भारत सरकार का जो अधिनियम है, नियम है, जो EZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो बिजली उत्पादन के लिए जो जो प्रोजेक्ट है, जो कारखाना है, इसके लिए जो नियम है कैसे बदला, और इसका फायदा, सबसे ज्यादा फायदा मिला अडानी पावर की। एक और बात है, हमने लिखा कि अडानी पावर भारत सरकार से 500 करोड़ के आसपास एक कस्टम्स ड्यूटी का रिफंड मांग रहे, सीमा शुल्क का वापस चाह रहे थे। मगर मेरा सवाल था कि अडानी पावर सचमुच ये कस्टम्स या सीमा शुल्क दिया है। अडानी पावर का वकील मानहानि का नोटिस मेरे खिलाफ, ईपीडब्ल्यू के खिलाफ, हमारे लेखक जब थे हमारे खिलाफ, और ये इसको वायर ने दोबारा पब्लिश किया, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ आया। ये फिर बाद में आपको मालूम है कि मेरे को इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली से इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे भी एक लंबा कहानी में संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। हमें बोला कि आप बिना अनुमति लेके, जो समीक्षा ट्रस्ट है जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का पब्लिशर है, मालिक है एक तरह से, बिना अनुमति लेके आप एक वकील का चिट्ठी का जवाब क्यों दिया। तो मैंने बोला, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा, इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेव ऑफ इम्प्रोप्राइटी, कि आपने बहुत एक खराब काम किया। मैं बोला, नहीं जी, माफी करो, मगर ये मामूली एक टेक्निकल बात है, जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक सह संपादक ला रहे, आप अपने नाम में लेख मत लिखिए, ये पूरा जो ईपीडब्ल्यू जो संस्था है, इनको अब खत्म करने का कोशिश किया, और ये लेख तुरंत, और जब तक ये लेख वेबसाइट से नीचे नहीं जा रहे, ये कमरा मत छोड़। तो एक टेलीफोन लगाया, वेबसाइट से एक लेख निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो मैंने बोला निकल गया। तो मैंने कागज मांगा, मेरा इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद केस आया, ये मुंद्रा में केस, ये पहले भुज में था, फिर उसके बाद मुंद्रा में आया। तो इसमें भुज का जो मैजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने लेख इसको लाना नहीं पड़ेगा, एक शब्द उन्हें बोले निकाल दीजिए, एक लाइन था वो बोला निकाल दीजिए, वायर ने किया, मैजिस्ट्रेट का आदेश बन गया। मई 2019 में वापस ले लिया अडानी समूह का वकील, और सिर्फ सबके खिलाफ, मेरा जो सहलेखक था, वायर, सबके खिलाफ केस वापस ले लिया, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं लिया। तो उस समय ये केस अभी चल रहा है मुंद्रा कोर्ट में। तो जनवरी 2021 में अचानक हमारे पास एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के एक संपादक बोला, आपको मालूम है आपका बिना जमानत का एक वारंट ऑफ अरेस्ट, नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट आया है। तो मैं पहला बार सुना। बाद में हमारा वकील आया कि हाँ पीटीआई के पास है, मेरा पास अभी अभी आया, मतलब पीटीआई के पास, क्योंकि हमारा वकील साहब के पास पहुंचने के पहले पीटीआई मिल गया। तो हमारे जो वकील साहब हैं, उन्होंने कोर्ट में बोला ये गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहा कि अगर, आरोप क्या था
कि मैं अदालत में हाजिर नहीं हुई। उनका जवाब ये था कि देखिए, मैं उस समय कोरोना काल चल रहे थे, आ, अदालत बंद है, इतने साल से केस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अदालत में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हूं। तो गुजरात का जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, बात उन्होंने ये से को स्क्वाश क्वाश कर दिया। और फरवरी महीना में मैं अदालत में पहुंचा और हाजिर हुई, और फिर उसके बाद एक बार और मेरे को जाना पड़ा। तो केस अभी भी जारी है। ये 2021 की बात हो रहा है, फरवरी मार्च में मैंने 2 बार गया। हमें पता नहीं है कहाँ तक पहुंचेगा ये केस, है नहीं पहुंचेगा। तो अभी तक जो अडानी जी का जो लेख में आया है, ये ठीक है, एकदम सच है कि अदालत ने एक नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, पर वो पूरा कहानी नहीं बताया। तो इसीलिए आपका दर्शक के लिए मैंने पूरा कहानी बता दिया। हम्म। तो रिपोर्ट में जैसे मैंने जो देखा तो 4 बार आपका नाम है, कहीं पर गुहा है, कहीं पर प्रारंजय इतना ठाकुरता बारीकी है। की। हाँ। तो और उसमें एक जैसे एक बार उन्होंने जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का स्टेटमेंट उन्होंने छापा है। एक जगह वो जो आप 84 नंबर में क्वेश्चन बता रहे हैं वहां पर जिक्र है। एक जगह ये बताया है कि हैरेस्ट, आपके हैरेसमेंट की बात की गई है, वहां पर जिक्र है। तो कुल मिला के 4 बार हमें देखने को मिला। अच्छा, दूसरी बात शायद ये, आप ठीक है, मैंने इतना बारीकी से शायद नहीं पढ़ पाया। और उसमें एक चीज ये है कि क्या उस रिपोर्ट में जो आपके बारे में जिक्र है, वो जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसी को ले लिया गया, या आपका भी पक्ष जाना गया, आपसे कुछ सवाल हिंडनबर्ग ने किया था, आपसे संपर्क किया था, या आपकी आपकी कोई किसी और रूप में इसमें भूमिका है, ऐसा कुछ है? विजय जी, मैं हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम पहला बार सुना 24 जनवरी। मेरा एक मित्र बताया कि भाई ये रिपोर्ट आ गया, तुमने पढ़ा? तो मैं ये कंपनी का नाम, ये हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम कभी भी नहीं सुना था। मैं, इतना याद है कि दूसरी विश्व युद्ध के समय हिटलर जिस समय जर्मनी का शासक थे, वो वहां का राष्ट्रपति का नाम था हिंडनबर्ग। और एक ऐसे हवाई जहाज बनाया, जेपलिन, और उसको, उसमें लोग गए थे, आग लग गया, लोगों का मृत्यु हो गया। तो बाद में हमें ये 40 का दशक का बात है, दूसरे हम्म। विश्व युद्ध उस समय चल रहे थे। मालूम पड़ा कि ये जो अल्प उम्र का एक नेथन नेट एक्शन जो हिंडनबर्ग रिसर्च चलाते हैं, उनका लिखा है कि ये मैन मेड डिजास्टर, कि हम जान मान करके कुछ दुर्घटना करते हैं, ये हिंडनबर्ग केस है। तो ये कंपनी 7-8 ऐसे कंपनी को पर्दाफाश, अंदर जो घोटाला है इसका पर्दाफाश किया, इसमें 2 कंपनी डूब गया। मगर जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे साथ बहुत लोग संपर्क करते हैं, मगर हिंडनबर्ग रिसर्च नाम करके कोई संस्था से किसी हमारे साथ संपर्क नहीं किया। अब जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आपको अडानी की ओर से गिरफ्तार कराने की कोशिश हुई है, तो क्या सच में आप कभी जेल गए इसके या आपको जेल बाद भेजने की इसके कोशिश हुई? देखिए, इसके बाद अडानी समूह वकील ने जवाब दिया। अभी अभी जैसे आपको कहा, उन्होंने जवाब दिया था, हमने तो कुछ नहीं किया, ये सारे अदालत का काम। ठीक है, अदानी जी का यही मानना है। जी। ये रिपोर्ट काफ़ी समय इसको हमने दिया है पढ़ने में। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये हमने देखा कि जो ज़्यादातर हिस्सा है वो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसका क्यूरेशन और कंपाइलेशन है। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कम है, बहुत कम इन्वेस्टिगेशन है। जैसे मैं आपके साथ कुछ हद तक सहमत हूँ, पूरी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमें लगा कि हिंडनबर्ग का कोई प्रतिनिधि अलग, जो हम बोलते हैं टैक्स हेवंस, छोटे छोटे समुद्र द्वीप है, जो जैसे मॉरिशस है, जैसे साइप्रस है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है, ऐसी जगह के वहां पे गए। वहां का जो कंपनी कॉरपोरेट का जो जो रजिस्ट्री है, शायद उनको पता, क्योंकि बहुत कुछ है रिपोर्ट में, बहुत कुछ आरोप है। जी, तो वही हम कह तो रहे हैं पहला कि बार प्रकाश, वही हम कह पहला रहे हैं बार कि लोग। एक हिस्सा तो है इन्वेस्टिगेशन का। जैसे कुछ जगह उन्होंने कहा कि हमने आरटीआई भी फाइल की है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो हमें दिखा कि जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उससे उसमें शामिल किया गया है।
जैसे न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट की हेडलाइन दे दी गई है, जब जी बिल्कुल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का स्टेटमेंट दिया गया है। इस तरह की जैसे यहाँ पर जो सेबी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका जिक्र किया गया है। मतलब ये सारी जानकारी पहले से उपलब्ध है एक जगह, उसमें वो की गई है। इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा ये कुछ हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा, ये इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। जी अच्छा, थोड़ा सा आप चूंकि काफी समय से अडानी समूह को देख रहे हैं और बिजनेस पत्रकारिता भी आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि अडानी समूह का साम्राज्य कितना फैला है। मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये भारतवर्ष के सबसे बड़ा एसईज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र है। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में सबसे बड़ा समुद्र का बंदर है। लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड पोर्ट, प्राइवेटली ओन्ड और प्राइवेटली ऑपरेटेड पोर्ट, इसका नियंत्रण होता है अडानी घराने, अडानी समूह के लोग। और अगर सिर्फ कंटेनर ट्रैफिक देखेंगे तो ये भारतवर्ष के सबसे एक नंबर में है, क्योंकि सारे अगर ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक, हर तरीका का अगर आप सामग्री का यातायात की बात करेंगे समुद्र से, तो अभी भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि जेएनपीटी, जो मुंबई के नजदीक नवा शेवा है, सबसे बड़ा है। ये इनका बंदर का, समुद्र का बंदर है। इसका अलावा भी भारतवर्ष का जो पश्चिमी समुद्र का तट और पूर्व तट में लगभग 12 ऐसे समुद्र का बंदर अडानी जी और अडानी समूह का जो कंपनीज है वो चला रहे हैं। एक ऐसा बंदर है इजराइल में, 2 नंबर है हाइफा पोर्ट। कोलंबो में एक पोर्ट का टर्मिनल है, और ऑस्ट्रेलिया में भी एबर्ट पॉइंट करके एक पोर्ट टर्मिनल है। ये पोर्ट का बात हो गया। हवाई जहाज का अड्डा भी है उनके पास, साथ है। एक बार जब नवा शेवा में पोर्ट बन जाएगा, शायद भारतवर्ष के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर बन जाएगा। इस वक्त जीएमआर ग्रुप है, वो दिल्ली विमानबंदर और हैदराबाद का विमानबंदर का नियंत्रण करते हैं। अगर शहर में जो गैस का वितरण होता है, निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा है, पब्लिक सेक्टर में है अपना इंद्रप्रस्थ गैस। अगर आप कोयला के माध्यम से बिजली उत्पादन का कंपनी देखेंगे, निजी क्षेत्र में अदानी ग्रुप सबसे बड़ा है। ऑल इंडिया पूरा भारतवर्ष में एक सरकारी संस्था है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा है अडानी जी का कॉर्पोरेट घराना। और ये सिर्फ कोयला से उत्पादन नहीं, सूरज का ऊर्जा से और हवा, जो रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, विंड एनर्जी, उसमें 3 नंबर 1 है अडानी जी। और ये जो विद्युत या बिजली का जो ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं, इसमें भी अडानी जी नंबर 1 है। और वितरण जब होता है, कुछ कुछ साल पहले मुंबई में बीएसईएस, जो अनिल अंबानी जी का घराने में था, वो अभी अडानी जी खरीद लिया। तो भारतवर्ष के बिजली वितरण का समूह में सबसे बड़ा है अडानी ग्रुप। कोयला आयात के बात कीजिए, इंपोर्टिंग ऑफ कोल, इसमें भी अडानी जी नंबर 1 है। सारे कंपनी उनके माध्यम से कोयला आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। जैसे इंडोनेशिया में उनका अपना, वहां पे भी उनका कोयला खनन का माइन है। और एक चीज मैं छोटा चीज भूल गया था, उन्होंने एक समुद्र अंदर म्यांमार में भी कोशिश की स्थापन करने के लिए, पर वो कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। अच्छा, वापस का साथ साथ कोयला का जो खदन होता है, माइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑपरेटर, ये भारतवर्ष के सरकारी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, सबसे बड़े है। उसके बाद निजी क्षेत्र में अडानी जी नंबर 1 है। ये जिस जमीन में कोयला है उसका मालिकाना अलग अलग लोगों का है। राज्य सरकार, जैसे राजस्थान सरकार का है, छत्तीसगढ़ सरकार, मगर वो जो खनन का काम करता है, एमडीओ, डेवलपमेंट ऑपरेटर, अडानी जी है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। सेब, एप्पल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं अडानी जी, विदेश से भी आता है, हिमाचल प्रदेश से, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से भी आते हैं। तेल जो हम लोग खाते हैं, एडिबल ऑयल्स, लगभग 50% हम विदेश से आयात करते हैं। तो अडानी जी का जो
विल्मार के साथ, एक मलेशियन कंपनी के साथ इनका एक समझौता है, अडानी विल्मर। मलेशिया से हम कच्चे पाउलिन आयात करते हैं, इंडोनेशिया भी लाते हैं, यहाँ पे रिफाइन करके वितरण करते हैं। फॉर्चून ब्रांड है इनकी। वो भारतवर्ष के अलग अलग जगह में कहीं पे 20% मार्केट शेयर है, कहीं 33% मार्केट शेयर है। अच्छा, अभी रियल एस्टेट में भी अडानी जी बड़ा हो गया। अभी धारावी, जो एशिया के सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ा इलाका है मुंबई में, उसका भी रीडेवलपमेंट का ठेका इनको मिल गया। और भी इनका बहुत सारे इलाका में बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण उनका जो भूमिका है। एक है सीमेंट। सीमेंट तैयार करने में 2 नंबर स्तर में है अडानी जी। जो आदित्य बिरला ग्रुप 1 नंबर में है, अडानी जी का ग्रुप होलसेल से खरीद लिया। एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनी, एक समय टाटा ग्रुप में थे। गुजरात अंबुजा, अंबुजा सीमेंट्स उनके है। तो अडानी जी नंबर 2 में है। अच्छा, जो गेहूं और चावल का जो स्टोरेज है, बल्क स्टोरेज है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बाद अडानी जी है। मीडिया के बारे में आप जानते हैं, एनडीटीवी उन्हीं का है। और जो डिफेंस के लिए, जो हमारे स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए जो ड्रोन हम तैयार करते हैं, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसमें भी अडानी जी है। जो डेटा का स्टोरेज होता है वो भी, उसमें भी अडानी जी है। तो जिस अडानी समूह पर रिपोर्टिंग या बाद में जो लीगल कन्फ्रंटेशन हुआ, इस सिलसिले में कभी क्या आपकी गौतम अडानी से मुलाकात हुई, और हाँ हुई तो किस सिलसिले में, किस संदर्भ में? मैं 2 बार भाई साहब से मिला है, एक मई 2017 और 1 फरवरी 2021। एक बार मैं टेलीफोन में भी लंबा बात किया, मगर ये सारे तीनों जो बात हुई ना, एकदम जो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। 1 घंटा 55 मिनट का और टेलीफोन का बात हुई है। अकेले नहीं थे, हर समय कोई कोई और भी थे। एक समय मेरा बीबी बीबी भी हमारे साथ थे, मेरा वाइफ भी थे, हमारा वकील साहब भी थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। अब जैसे बहुत सारे लोग, एक पक्ष ऐसा है जो इस फर्म की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। इसके कारण वो बताते हैं, इसके कारण एक तो ये बताते हैं कि ये कंपनी कहती है कि हमारे पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, बट 6 साल पुरानी कंपनी है। फिर लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इनके यहाँ खुद नहीं है। इवन इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये तक डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने लोग इनके यहाँ काम करते हैं। तो तरह तरह के कारण देकर वो बताते हैं कि इनकी साख अपने आप के में सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में भी जो हम देख रहे हैं, रिपोर्ट में ज्यादातर चीजें जो आ रही हैं वो जो रिपोर्टेड हैं उनको लिया गया है, उनको क्रॉस वेरीफाई, जैसे मान लीजिए आपके बारे में जिक्र किया गया, आपसे संपर्क नहीं किया गया। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए आप विश्वसनीयता के मामले में इसको कितना सही मानेंगे, इस रिपोर्ट को? सारे रेफरेंसेस है, आप खुद पढ़िए, आपका दर्शक को कहिए पढ़ने के लिए। मगर बात और कुछ है, हमारे देश के जो जांच एजेंसी है उनको बताना चाहिए, सेबी को बताना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक को बताना चाहिए, भारत सरकार को बताना चाहिए, वित्त मंत्रालय को बताना चाहिए। जो सारी चीज उन्होंने कहा है, जितने सारे आरोप है, ये सच है या नहीं है। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ? हिंडनबर्ग क्या क्या नहीं क्या, कौन इसके पीछे है, कौन इनको पैसा दिया, उन्होंने साफ लिखा, हम शॉर्ट सेलर्स है। शॉर्ट सेलर का मतलब क्या है? हम आपको कुछ एक शेयर बेच दिया 100 रुपया में, हमें लगा कि ये शेयर कल 1 रुपया में गिर जाएगा, तो मेरा फायदा कि मैं 100 रुपया आपको बेच दिया मैंने, मगर इसका कीमत कल 80 हो गया, परसों 60 हो गया, इसका फायदा मैं उठा रहा हूँ। ये तो हिंडनबर्ग खुद लिख के दिया, उसको रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वी आर शॉर्ट सेलर्स। तो हिंडनबर्ग के पीछे कौन है, वो सच कह रहे, झूठ कह रहे, इसके बारे में मेरा तो जानकारी नहीं है सर। मैं तो पत्रकार हूँ सिर्फ, मैं पढ़ता हूँ, लोगों हमें बहुत कुछ बताते हैं, मैं सुनता हूँ। ये काम है भारत सरकार का, काम है भारत सरकार का, जांच एजेंसियों का काम है, जो हमारे शेयर बाजार का नियंत्रण करते हैं, जैसे सेबी, ये इनका काम। ये सारे सवाल का जवाब इनको देना चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद गुहा जी, हमसे बातचीत करने के लिए।